Hi student, today we have again discussed chapter 12, the continuation part of this chapter. Chapter 12 is given about to be our constitutions. Now, in the last video we have discussed about to be the adoption of our constitutions. Now today the point which we have discussed here, that is a preamble. जो आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो पॉइंट आपका प्रियम्बल कर दिया गया है। प्रियम्बल के बारे में कहा जाता है, ये सबसे पहले हम लोग जाने इसका मीनिंग कि इट इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। कहते हैं कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, इसका ये एक तरह से शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। तो हमारी जो हैंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, इसमें लगभग आपका 232 पेजेस तक दिया गया है, 232 पेजेस तक लिखा गया है। और प्रियम्बल जो होता है ना, ये बहुत ही शॉर्ट एक तरह से मतलब इंट्रोडक्शन कहा जाता है किसके बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। नाउ द प्रियम्बल इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू बी द कॉन्स्टिट्यूशंस। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहते हैं इसका जो आइडिया वगैरह है ना, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वहां से इसको क्या किया गया था, बोरोड किया गया है। एंड द प्रियम्बल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशंस बाय, अब जो ये प्रियम्बल दिया गया है ना, वो हमें किस तरह से हेल्प करता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले अब एक एक करके पॉइंट समझते हैं। और वो पॉइंट क्या क्या, ध्यान से सुनने का, समझने का। पॉइंट नंबर 1, पॉइंटिंग आउट द सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये हमारे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में ना एक तरह से बताता है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में ये समझाता है, आखिर क्या है नहीं है इसके बारे में ये पॉइंट आउट करता है। पॉइंट नंबर 1 में आपका सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताता है। सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द स्टेट एंड दैट द कंट्री विल बी द गवर्न्ड बाय। ये एक तरह से एक्सप्लेन करता है, किस चीज को एक्सप्लेन करेगा, तो खास करके जो नेचर ऑफ द स्टेट होती है ना, उसके बारे में। किस चीज के बारे में, नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में भी ये एक तरह से आपको इंट्रोडक्ट करवाता है, समझाता है, ओके, एक्सप्लेन करता है। Now third point, stating to be the objective and which the constitution's aim is provided and the implemented। कहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी बहुत सारे होते हैं जिसको वो एक तरह से इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा और इसको एक तरह से प्रोवाइड किया जाएगा कैसे, ये सब सारा का सारा चीज ये इसमें किया जाता है। अब आती है बात प्रियम्बल का। तो प्रियम्बल में एक तरह से ये कहा जाता है कि द प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसेबल। ये प्रियम्बल जो होता है ना, वो एक तरह से आपका जस्टिसेबल नहीं होता। अब जस्टिसेबल का मतलब भी समझना जरूरी है हमारे लिए। तो जस्टिसेबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। कैपेबल ऑफ बीइंग डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कोई कानून वगैरह बनता है ना, तो उसमें कोर्ट ऑफ लॉ के तहत क्या कहता है, उसको माना जाता है, डिसाइड किया जाता है, फिर उसको लगाया जाता है, रूल्स में लगाया जाता है। लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है, एक तरह से प्रियम्बल के बारे में ये चीज कहा गया है। और ये कोर्ट के थ्रू हम लोग इसको इन्फोर्स भी नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ द लॉ, सो इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय द इंटरप्रीट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। बस इसको अगर आप करोगे ना, यूज करोगे ना, तो सिर्फ इंटरप्रीटर के थ्रू ही आप इसको एक तरह से इसमें यूज कर सकते हो, इसको एस्पेक्ट में ला सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया गया है वो है हम लोग का सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब हम लोग आते हैं खास करके क्या सोर्स है इस कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसके बारे में समझने के लिए। नाउ द प्रियम्बल स्टेट दैट, प्रियम्बल क्या आपको स्टेट करता है सबसे पहले कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डैश डैश द अबव फिर एडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, तो प्रियम्बल में देखिएगा सबसे ऊपर में आपका ये चीज लिखा हुआ मिलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद में और बहुत सारी पॉइंट वगैरह लिखा हुआ है, और अंत में यानी कि लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, वो आपको मिलेगा अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू बी द आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। नाउ कम टू बी द पॉइंट, दिस मींस दैट द अल्टीमेट ऑथोरिटी लाइज विद द हैंड ऑफ द पीपल। कहते हैं कि इसका मतलब ही है कि ये अल्टीमेट, अगर हम लोग इसको बात मानते हैं ना, इसका बात अगर इनको अगर पढ़ते हैं ना, तो उससे ये पता चलता है हमें कि ये पूरा का पूरा जो है ना, वो लाइज करता है आपका किसके साथ में, तो पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में, एक तरह से उसी के मतलब लेकर के चला जाता है। सो पीपल गवर्न देमसेल्फ थ्रू देयर द रिप्रेजेंटेटिव।
अब यहाँ पर में पीपल जो है ना वो गवर्न करता है अपने आप को अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनने का है कि अपने यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल में गवर्नमेंट एक अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। तो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, जो भी गवर्नमेंट हम लोग को गवर्न करती है ना एक तरह से, वहां पे ये गवर्नमेंट हम ही लोगों के द्वारा चूज किया जाता है, हम ही लोग उनको इलेक्ट करते हैं। इसलिए यहां पर में कहा जाता है कि ये पीपल के द्वारा चलाया गया एक गवर्नमेंट है जो गवर्न करती है एक तरह से। तो इस तरह से हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने की कोशिश की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जाएंगे वो हमारा है नेचर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द नेचर ऑफ द स्टेट। अब जो अगला पॉइंट हम लोग का है वो है नेचर ऑफ द स्टेट। नेचर ऑफ द स्टेट को इसमें डिवाइड किया गया है पॉइंट नंबर 1 में सॉवरेन, सेकंड सोशलिस्ट, थर्ड सेकुलर, फोर्थ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, लास्ट पॉइंट रिपब्लिक। अब एक एक करके पॉइंट के बारे में हम लोग सबसे पहले समझने के लिए आ रहे हैं, ये बताने के लिए आ रहे हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहला जो पॉइंट आपका दिया गया सॉवरेन का, तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि दिस मींस दैट द इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर कंट्री। कहते हैं कि इंडिया क्या है, एक तरह से अगर हम लोग देखें ना तो अपनी कंट्री जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये किसी के भी अंदर में काम नहीं करती एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल कॉज है इंटरनल पावर को। नो अदर कंट्री कैन इंटरफेयर इन द इंडियाज इंटरनल मैटर। और इतना ही नहीं, हमारी जो इंटरनल मैटर होती है ना उसमें कोई भी अदर कंट्री जो है वो कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये हो गया सॉवरेन का मीनिंग। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं सोशलिस्ट में। द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू बी द प्रीमल इन द 1976। ये जो आपका वर्ड जुड़ा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ना वो 1976 में आकर के ये वर्ड आपका ऐड हुआ था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और वो किस में, तो 42nd बोल के जो एक अमेंडमेंट एक्ट था ना उसी अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज जोड़ा गया था, ऐड किया गया था इसको 1976 के अंदर में। एंड इट मेन पर्पस इज टू एंड द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम एंड द स्टेटस। इसका मेन मतलब क्या था, ये जो खास करके अपने यहाँ जो इनकम खास करके जो होता है ना इनकम और स्टेटस जिसको हम लोग कहते हैं, वो उसमें इनइक्वालिटी जो होती थी उसको एंड कर दिया गया था एक तरह से। ये पॉइंट इसलिए इसमें जोड़ा भी गया था। और इट ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग टू बी द ऑल। और इतना नहीं, इसका मेन एम और भी था कि ये आपको प्रोवाइड करवाता है खास करके डिसेंट जो स्टैंडर्ड होती है लिविंग सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो उसके लिए भी ये पॉइंट ऐड किया गया। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर एम्स एट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी द ऑल। और मेन क्या है कि सभी को ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसी चीज को प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो पॉइंट नंबर 2 था वो आपका ऐड किया गया था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सेकुलर के बारे में दिया गया है। सेकुलर में दिया कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो हम लोग भी जानते हैं बढ़िया से कि अपनी कंट्री जो एक तरह से सेकुलर कंट्री है। ओके, द वर्ड सेकुलर वाज आल्सो एडेड टू बी द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये जब 42nd में सेकंड अमेंडमेंट एक्ट बना था ना उसी समय में ये वर्ड भी सेकुलर जो था वो इसमें ऐड कर दिया गया था खास करके इसी एक्ट के तहत। तो सेकुलरिज्म मींस क्या होता, अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये जो सेकुलर से सेकुलरिज्म बना, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में अगर हम लोग आ जाए सेकुलरिज्म का, द स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल द रिलीजियंस इक्वली। मतलब एक स्टेट का काम क्या होता है कि जितने भी रिलीजन होते हैं ना, जितने भी रिलीजन्स होते हैं ना उन रिलीजन्स को इक्वली क्या करेगा, एक तरह से देखेगा। इसका ये नहीं है कि किसी एक रिलीजन को ज्यादा मानना एक को कम मानना, ठीक है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द वंस रिलीजन। ये नहीं है कि यहां पर मैं अगर मान ले कि अपनी कंट्री में हिंदू की जनसंख्या ज्यादा है तो यहां पर उन्हीं का ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाएगा, उसकी इंपोर्टेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि सभी रिलीजन को एक साथ लेकर के चलना ही इसका मेन मकसद होता है, काम होता है। नो, इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड द स्प्रेड देयर द रिस्पेक्टिव रिलीजन। और कोई भी इंडिविजुअल जो भी है उसका जो भी अपना मतलब खास करके अपना रिलीजन होगा, अपना फेथ होगा, अपनी प्रैक्टिसेस होगी, अपना प्रोफेस होगा, ये सारा का सारा चीज लेकर के वो क्या कर सकता है, इस कंट्री के अंदर में, स्टेट के अंदर में जो है वो रह सकता है, चल सकता है। तो ये सेकुलर वर्ड का मतलब हम लोगों ने यहां तक समझ लिया।
अब जो हम लोग अगला पॉइंट करने के लिए आएंगे वो है हम लोग का डेमोक्रेटिक। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग बढ़िया से जानते हैं यहाँ पर कि इंडिया हमारी कौन सी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, जिसके पीछे भी बहुत सारा सा रूल है। तो गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी। सबसे पहले डेमोक्रेटिक में आती है डेमोक्रेसी, जहां पर में एक गवर्नमेंट किसी भी पीपल के द्वारा चूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। एक पॉइंट हम लोग ने यहां से डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेसी के बारे में समझा कि आखिर ये क्या होता है। नाउ every 5 years general election are held in which people vote to be the elect their the government। हर एक 5 साल के बाद में जो भी यहां पर होता है ना वो इलेक्शन होता है। एवरी 5 years के बाद में क्या होती है, इलेक्शंस होती है। और इलेक्शंस के बाद में पीपल क्या करता है, अपना वोट देकर के अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं, जो यहां पर में खास करके गवर्न करता है, रूल करता है। तो डेमोक्रेटिक में ये सारा का सारा पॉइंट्स आपका हो जाएगा ना। अब आते हैं हम लोग रिपब्लिक में, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ये तो हो गया डेमोक्रेटिक। अब हम लोग आते हैं रिपब्लिक में। रिपब्लिक में क्या दिया गया है कि इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950। हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है ना वो एक तरह से 1950 आकर के रिपब्लिक हुआ था। वैसे हम लोग जब आजादी मिला था हमें 1947 में ही, लेकिन हम लोग रिपब्लिक खास करके आकर के कब हुए थे, 1950 में। A republic is a form of the government in which the offices of the country cannot be inherited। कहते हैं कि इस रिपब्लिक में क्या होता है ना कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर में ऑफिसेज जो होता है ना कंट्री का वो इनहेरिटेड नहीं होती है। एवरी इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू इलेक्ट टू एनी ऑफिस इन द कंट्री। हर एक पीपल को जो भी यहां पर में रहने वाला है ना उनका राइट है कि वो यहां पर में कोई भी अपना ऑफिसेस वगैरह कंट्री में कहीं भी इलेक्ट कर सकता है, किसी को भी वो लोग इलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये रिपब्लिक का जो था ना वो पॉइंट यहां पर में खत्म होता है। इसके बाद जो ये तो नेचर ऑफ द स्टेट का हम लोग का सारा पॉइंट्स है जिसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसमें हमने समझाया। इसके बाद इसके बारे में भी और आगे हम लोग जाएंगे, जब डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक की बात आएगी, इन सारे पॉइंट के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा डीप में जाएंगे। बस अभी शॉर्ट इसमें आपका डिफाइन किया गया है, फिर जब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे तो उस पॉइंट में जब डेमोक्रेटिक आएगी, रिपब्लिक आएगा तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे।